दोस्तों, इस पृथ्वी पर कोई भी जीव अमर नहीं है। सभी जीव मरणशील हैं। एक निश्चित जीवन अवधि अथवा निश्चित आयु के समाप्त होने पर उसकी मृत्यु हो ही जाती है, जिससे उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो अपनी जाति का अस्तित्व समाप्त न हो, अर्थात पृथ्वी पर उसका अस्तित्व अविरल बना रहे, इसके लिए मृत्यु से पहले वह जीव अपनी ही तरह की संतानों की उत्पत्ति करता है। तो जीवों की इस संतानोत्पत्ति की क्रिया को ही जनन कहते हैं, अथवा अंग्रेजी में कहें तो रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इसी मानव जनन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आज के वीडियो में हम आप लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या नर जनन तंत्र के बारे में समझाएंगे। आज हम आप लोगों को मानव जनन या ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताएंगे। तो जानने के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको रिप्रोडक्शन या जनन की परिभाषा बता देता हूँ। जीवों द्वारा अपनी जैसी ही संतान उत्पन्न करने की क्रिया जनन कहलाती है। तो आगे चलते हैं। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। इसमें नर तथा मादा जननांग अलग अलग होते हैं। पुरुषों में नर जननांग तथा स्त्रियों में मादा जननांग पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिन जंतुओं में नर तथा मादा जनन अंग अलग अलग होते हैं, एक लिंगी जंतु कहलाते हैं। मनुष्य लैंगिक द्विरूपता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात मनुष्य को द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के आधार पर पहचाना जाता है। जैसे पुरुषों में दाढ़ी, मूछ, भारी आवाज, मजबूत पेशियां आदि का होना, तथा स्त्रियों में स्तन ग्रंथियां, पतली आवाज, नितंबों का मोटा होना आदि लक्षण प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य का जनन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अलग अलग समझना पड़ेगा। तो आज हम आप लोगों को सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या नर जनन तंत्र के बारे में समझा देते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या पुरुष जनन तंत्र में निम्नलिखित ऑर्गन्स या अंग आते हैं। वृषण कोश, वृषण, अधिवृषण, शुक्र वाहिनियां या नर जनन वाहिनियां भी इसको कहा जाता है। शुक्राशय, मूत्र मार्ग, शिश्न या पेनिस, सहायक जनन ग्रंथियां। चलिए अब इनको एक एक करके समझा देता हूं। तो पहला है नर जनन अंग में वृषण कोश या क्रोटल सैक। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह एक वृषण कोश है। यह उदर गुहा के बाहर नीचे की ओर दोनों टांगों के बीच में थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे वृषण कोश या अंडकोश कहा जाता है। वृषण कोश पर पतली ढीली ढीली रोम युक्त त्वचा होती है, जिसके अंदर दोनों वृषण बंद रहते हैं। वृषण कोश के भीतर बीचों बीच में एक पेशीय अंडकोश विभाजक पट होता है, जो कोश को दो भागों में बांटता है और दोनों भागों में एक एक वृषण होता है। चलिए अब वृषण कोश का कार्य बता देता हूँ। इसका कार्य क्या होता है? वृषण कोश ताप नियामक का कार्य करता है या ताप को नियंत्रित करता है, जिससे शुक्राणु की वृद्धि और जीवन काल बढ़ जाता है। अब आते हैं पुरुष जननांग के अगले भाग वृषण या टेस्टिस पर। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, वृषण मनुष्य में लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे, लगभग 2 से 5 सेंटीमीटर मोटे, गुलाबी रंग के और अंडाकार संरचना वाले अंग होते हैं। दोनों वृषण या टेस्टिस मोटे स्तरीय वृषण खोल में बंद रहते हैं। पुरुषों में वृषण शरीर से बाहर वृषण कोश में पाए जाते हैं, जिसके बारे में अभी मैंने पहला वाला अंग बताया, वृषण कोश। क्योंकि उच्च ताप के कारण शरीर के भीतर वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता है, इसीलिए ये क्या होते हैं कि ये बाहर पाए जाते हैं। तो शुक्राणुओं का निर्माण भी वृषण में ही होता है। वृषण में एक सकरी चपटी संरचना पाई जाती है, जिसे अधिवृषण कहा जाता है। तो अब आते हैं पुरुष जनन तंत्र के अगले ऑर्गन, अगले भाग, अगले अंग अधिवृषण पर।
अधिवृषण लगभग 6 मीटर लंबी पतली नलिका होती है। यह अत्यधिक कुंडलित होकर वृषण के पश्च तल तक फैली कामा जैसी संरचना बनाती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यही है अधिवृषण। तो यह होती तो है लगभग 6 मीटर लंबी, लेकिन इतना घूम जाती है, इतना कुंडलित हो जाती है कि 4 सेंटीमीटर ही बचती है। इसके प्रमुख कार्य वृषणों से शुक्राणुओं को शुक्रवाहिनी में पहुंचाना तथा स्खलन से पहले अर्थात वीर्य निकलने से पहले शुक्राणुओं को संचय करके पोषण प्रदान करना। यानी एक तो शुक्राणुओं को पहुंचाने का कार्य करती है और दूसरा पोषण भी प्रदान करती है, तथा यह निषेचन के लिए शुक्राणुओं का परिपक्वन भी करती है, अर्थात इसी में शुक्राणु परिपक्व होते हैं या कहा जाए तो मेच्योर होते हैं। अब आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अगले भाग या अगले आर्गन शुक्रवाहिनी या वैस डिफरेंस पर। लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी कुंडलित नलिका होती है शुक्रवाहिनी। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह वृक्षण नाल या इग्विनल गुहा से उदर गुहा में पहुंचकर मूत्रवाहिनी के साथ फंदा बनाती हुई थैली जैसी संरचना शुक्राशय में खुलती है या कहा जाए तो सेमिनल वेसिकल्स में खुलती है। शुक्रवाहिनी की गुहा सक्रिय होती है। इसमें चिकने तरल का स्राव होता रहता है जो शुक्रवाहिनी की गुहा को चिकना बनाता है। इसी कारण शुक्राणु आगे की ओर बढ़ते हैं या आगे की ओर खिसक पाते हैं। तो आते हैं अब अगले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अगले आर्गन पर, शुक्राशय या सेमिनल वेसिकल्स पर। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, थैली जैसी संरचना मूत्राशय के आधार भाग से लगा होता है, जिसे शुक्राशय कहते हैं। यह एक ग्रंथिल रचना होती है। इसमें क्षारीय तरल स्रावित होता रहता है जो शुक्राणुओं को सक्रिय रखता है। शुक्राणु सहित यह तरल वीर्य सीमन कहलाता है। अब आते हैं पुरुष जनन तंत्र के अगले भाग मूत्र मार्ग या यूरिथ्रा पर। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, शुक्राशय एक सक्रिय स्खलन नलिका या एक्सक्लेटोरी डक्ट द्वारा मूत्र मार्ग में खुलता है, जिसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। मूत्र मार्ग मैथुन अंग शिश्न से होता हुआ आगे की ओर शिखर पर स्थित मूत्र जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलता है। ये देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये मूत्र मार्ग है जो शिश्न के द्वारा यानी शिश्न के बीचों बीच होता हुआ बाहर की ओर खुलता है। अब आते हैं पुरुष जनन तंत्र के अगले भाग शिश्न या पेनिस पर। यह पुरुषों में पाया जाने वाला बेलनाकार मांसल मैथुनांग होता है, अर्थात मैथुन अंग होता है। इसमें मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं: शिश्नमूल या रूट ऑफ पेनिस, शिश्नकाय बॉडी ऑफ पेनिस या शिश्नमुंड ग्लैंस पेनिस। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह पेनिस या शिश्न जो बेलनाकार मांसल बाह्य जननांग होता है, इसी के द्वारा शुक्राणुओं को स्त्रियों के शरीर में छोड़ा जाता है। अब आते हैं अंतिम भाग या अंतिम आर्गन सहायक जनन ग्रंथियों पर। तो नर जनन अंगों से संबंधित अनेक ग्रंथियां पाई जाती हैं जो किसी न किसी प्रकार की जनन क्रिया में सहायता करती हैं। आपको कुछ ऐसी ग्रंथियों के नाम बता देता हूं जो पुरुष जननांगों में पाई जाती हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि, ये पुरुष जननांगों में मुख्य रूप से पाई जाती हैं, और भी पाई जाती हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से पुरुष जननांगों में पाई जाती हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह है प्रोस्टेट ग्रंथि। इसके द्वारा एक द्रव स्रावित होता है जो वीर्य या सीमेन का लगभग 25 से 30% भाग बनाता है। इसमें पेप्सिनोजन, लाइसोजाइम, एमाइलेज आदि एंजाइम पाए जाते हैं। ये पदार्थ शुक्राणुओं को सक्रिय बनाते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक पीछे एक जोड़ी काउपर ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये भी क्षारीय द्रव या क्षारीय तरल स्रावित करती रहती हैं, जो मैथुन के समय मूत्र मार्ग को चिकना बनाता है। इस प्रकार से कहा जाए तो सहायक ग्रंथियों के स्राव तथा शुक्राणुओं के मिलने से वीर्य या सीमेन बनता है, तो जो शुक्राणुओं को पहुंचाने के लिए एक तरल माध्यम प्रदान करता है। यह शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है तथा उन्हें सक्रिय रखता है।
तो इस प्रकार से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा हुआ। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।